हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात के 11 बज चुके थे। पुराने मकानों वाली उस संकरी गली में सिर्फ एक लालटेन की हल्की रोशनी बाकी थी। मैंने अपनी चारपाई पर लेटे लेटे छत की तरफ देखा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज शाम को जो बात हुई थी वो बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। क्या सचमुच मैंने सही फैसला किया, या फिर ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है? पूरी कहानी सुनिए तो शायद आपको भी समझ आएगा कि छोटे छोटे फैसलों से कभी कभी कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। मेरा नाम प्रिया है। उम्र 28 साल। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बरेली के पास वाले गांव रामपुरवा में रहती हूँ। यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, लेकिन लोग गरीबी और मेहनत से जूझते हैं। मेरे पिताजी का नाम हरिशंकर शर्मा है। वे सालों से गांव के प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। अब रिटायर हो चुके हैं। माँ जी 3 साल पहले गुजर गईं। तब से घर में सिर्फ हम 3 लोग हैं, पिताजी, मैं और मेरी छोटी बहन रिया, जो अभी 12वीं में पढ़ रही हैं। पिताजी हमेशा से बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय इंसान रहे हैं। स्कूल में बच्चे उन्हें डरते डरते सर कहते थे। घर में भी उनकी एक आवाज़ पर सब कुछ चलता था। लेकिन माँ के जाने के बाद वे अंदर से टूट गए। बोलना कम कर दिया, खाना कम कर दिया, यहाँ तक कि रोज़ सुबह की सैर भी छोड़ दी। उनकी आंखों में एक ऐसा उदासी छा गई थी जो देखकर मेरा दिल रो उठता था। मैं दिन भर गांव के पास वाले छोटे से प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ और शाम को घर आकर खाना बनाती हूँ, बहन की पढ़ाई देखती हूँ और घर का सारा काम संभालती हूँ। रिया बहुत चंचल और ज़िद्दी है। वह कहती है, दीदी अब तो पापा बिल्कुल बूढ़े लगने लगे हैं, उन्हें कुछ नया करना चाहिए। मैं हंसकर टाल देती, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती रहती कि पिताजी के चेहरे पर फिर से वो पुरानी मुस्कान कैसे लाई जाए। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मैंने गांव के बुजुर्गों की बात सुनी। वे कह रहे थे कि पास के शहर में एक नया कम्युनिटी सेंटर खुला है, जहां बुजुर्गों के लिए शाम को योगा और कहानी सुनाने के क्लास चलते हैं। मैंने सोचा शायद पिताजी को वहां जाना अच्छा लगे। घर आकर मैंने बड़े प्यार से बात की। पापा जी, कल शाम को चलते हैं ना? बस थोड़ी सी हवा खा लेंगे, कुछ नई बातें सुनेंगे। पिताजी ने पहले तो मना कर दिया। बोले, मुझे इन सब की क्या ज़रूरत है प्रिया, घर में ही ठीक हूँ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 2-3 दिन तक लगातार समझाती रही। आखिरकार वे मान गए। पहले दिन जब हम दोनों सेंटर पहुंचे तो वहां करीब 25-30 बुजुर्ग इकट्ठे थे। एक सज्जन व्यक्ति जिनका नाम श्रीकांत मिश्रा था, वहां सबको संभाल रहे थे। वे करीब 50-55 साल के लगते थे। चेहरा साफ, आंखों में एक अलग सी नरमी और बात करने का तरीका बहुत शांत। उन्होंने पिताजी का स्वागत बड़े प्यार से किया और कहा, शर्मा जी, आप जैसे अनुभवी शिक्षक को देखकर बहुत अच्छा लगा। आज आप ही हमें कुछ पुरानी कहानियाँ सुनाइए। पिताजी पहले तो सकपका गए, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो जैसे पुराना अध्यापक जाग उठा। वे बच्चों की कहानियाँ नहीं बल्कि अपनी जवानी के किस्से सुनाने लगे। कैसे उन्होंने स्कूल बनवाया, कैसे गांव के बच्चों को पढ़ाया। सब लोग तल्लीन होकर सुन रहे थे। उस दिन पहली बार मैंने पिताजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी। घर लौटते वक्त उन्होंने खुद कहा, प्रिया कल फिर चलेंगे। धीरे धीरे यह रोज का कार्यक्रम बन गया। पिताजी शाम को सेंटर जाते और वहाँ घंटा 1.5 घंटा बिताते। श्रीकांत जी उनसे खास तौर पर बात करते। कभी कभी वे पिताजी को घर तक छोड़ने भी आ जाते। मैं उन्हें चाय पिलाती और धन्यवाद कहती। श्रीकांत जी हर बार मुस्कुराकर कहते, बेटी तुमने अपने पिता को नई जिंदगी दी है, ये बहुत बड़ी बात है। एक शाम बारिश हो रही थी। पिताजी सेंटर से लौटे तो भीग गए थे। मैंने उन्हें तुरंत गर्म पानी से नहलाया, सूखे कपड़े दिए और गर्म दूध पिलाया। रात को खाना खाते वक्त उन्होंने अचानक कहा, प्रिया, श्रीकांत जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वे अकेले रहते हैं। उनकी पत्नी भी बीमारी से गुजर गई थी। बेटा विदेश में है। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन दिल में एक विचार आया, शायद श्रीकांत जी पिताजी के लिए अच्छा दोस्त बन सकते हैं। अगले कुछ दिनों में मैंने खुद भी कभी कभी सेंटर जाना शुरू कर दिया। वहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम भी चलता था। श्रीकांत जी मुझे देखकर खुश होते और कहते, प्रिया बेटी, तुम्हारे जैसे समर्पित शिक्षक कम ही होते हैं। धीरे धीरे हम तीनों का एक छोटा सा घेरा बन गया। पिताजी, मैं और श्रीकांत जी। कभी शाम को हम तीनों साथ बैठकर चाय पीते, कभी पुरानी यादें साझा करते।
पिताजी फिर से हंसने लगे थे। वे रिया को भी साथ ले जाने लगे। रिया भी श्रीकांत अंकल को बहुत पसंद करने लगी थी। वह कहती, अंकल आपकी कहानियाँ पापा से भी अच्छी हैं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के करीब 10 बजे थे। मैं रिया को पढ़ा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो श्रीकांत जी खड़े थे। उनके चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिया, शर्मा जी को थोड़ी तकलीफ हो रही है। वे सेंटर में बैठे थे और अचानक चक्कर आ गया। मैं उन्हें घर ले आया हूँ। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं तेज़ी से बाहर गई। पिताजी आंगन में कुर्सी पर बैठे थे। चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने तुरंत उन्हें अंदर ले जाकर लिटाया। डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने बताया कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और थोड़ा आराम की ज़रूरत है। दवा दी और कहा कि कल सुबह चेकअप के लिए शहर ले जाएं। रात भर मैं पिताजी के पास बैठी रही। श्रीकांत जी भी नहीं गए। वे बाहर आंगन में ही बैठे रहे। बीच बीच में आकर पूछते, कुछ चाहिए तो बताना बेटी। सुबह होते होते पिताजी की तबीयत थोड़ी संभल गई। उन्होंने खुद कहा, श्रीकांत तुम घर जाओ, रात भर जागे हो। श्रीकांत जी मुस्कुराए और बोले, शर्मा जी, दोस्त की तकलीफ में सोया नहीं जाता। उस दिन के बाद श्रीकांत जी रोज़ आना शुरू कर दिए। कभी दवा लाते, कभी फल लाते, कभी बस बैठकर पिताजी से बातें करते। मैं देखती तो दिल में एक अजीब सा सुकून मिलता। पिताजी भी अब उन्हें बेटे की तरह मानने लगे थे। एक दिन पिताजी ने मुझे अलग से बुलाया और कहा, प्रिया, श्रीकांत बहुत अच्छा इंसान है। अगर वह कभी कुछ कहे तो सुन लेना। मैं समझ नहीं पाई कि पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं। फिर एक शाम की बात है। मैं स्कूल से लौटी तो श्रीकांत जी आंगन में पिताजी के साथ बैठे थे। रिया भी वहाँ थी। मैंने चाय बनाकर दी। श्रीकांत जी ने चाय का कप हाथ में लिया और धीरे से बोले, शर्मा जी, आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी ने सिर हिलाया। श्रीकांत जी ने मेरी तरफ देखा और बोले, प्रिया बेटी, मैं पिछले कई महीनों से तुम्हारे परिवार को देख रहा हूँ। तुमने अपने पिता की कितनी अच्छी देखभाल की है। तुम्हारी बहन की पढ़ाई, घर का काम, सब संभाला। मैं सोचता हूँ कि तुम अकेले इतना सब कैसे करती हो। मैं शर्मा गई और बोली, अंकल, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। वे मुस्कुराए और आगे बोले, मेरा बेटा अमेरिका में है। वहाँ उसकी शादी हो गई है। अब मैं अकेला हूँ। तुम्हारे पिताजी अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं सोच रहा हूँ, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने पिताजी की तरफ देखा। वे शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। रिया भी उत्सुकता से देख रही थी। श्रीकांत जी ने आगे कहा, प्रिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ। तुम मेरी बेटी जैसी हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना पिता मान लो। मैं तुम्हारे पिताजी के साथ रहूँ, तुम्हारी मदद करूँ, रिया की पढ़ाई का खर्च उठाऊँ। तुम्हें अकेले इतना बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। पिताजी ने धीरे से कहा, प्रिया बेटी, मैं जानता हूँ यह फैसला आसान नहीं, लेकिन श्रीकांत की बात में सच्चाई है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हें अकेले सब संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं चुप रही। आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों की मेहनत, अकेलेपन की रातें, सब याद आ गई। लेकिन फिर भी डर लग रहा था। लोग क्या कहेंगे? गांव में नई बातें कितनी जल्दी फैलती हैं। श्रीकांत जी ने मेरे हाथ पर हल्का सा हाथ रखा, बस पिता जैसा स्पर्श, और बोले, बेटी, जल्दबाजी मत करो। सोच लेना। मैं किसी भी रिश्ते को ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहता। बस तुम्हारी खुशी मायने रखती है। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार सोचती रही। पिताजी की उदासी, रिया की पढ़ाई का खर्च, अपना थका हुआ शरीर, और श्रीकांत जी की नरम बातें, उनकी मदद, उनका साथ। अगले 3 दिन तक मैं चुप रही। श्रीकांत जी भी रोज़ आते, लेकिन कुछ नहीं कहते। सिर्फ पिताजी से बातें करते और चले जाते। चौथे दिन शाम को मैंने फ़ैसला कर लिया। मैंने उन्हें चाय देते हुए कहा, अंकल, आपने जो कहा मैं मान गई, लेकिन एक शर्त है। आप मुझे बेटी की तरह ही रखेंगे। कोई नाम नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बस परिवार जैसा साथ। श्रीकांत जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, बस यही तो चाहता था बेटी। उस दिन के बाद घर में एक नई रोशनी आ गई। श्रीकांत जी आधे समय हमारे यहाँ रहने लगे। वे पिताजी के साथ सुबह शाम टहलने जाते, रिया को गणित पढ़ाते, मुझे स्कूल के काम में मदद करते। कभी कभी वे अपनी पुरानी किताबें लाते और हमें सुनाते। पिताजी फिर से हंसने लगे थे। उनकी आवाज़ में वो पुरानी ऊर्जा लौट आई थी। रिया के नंबर सुधर गए और मैं पहली बार महसूस कर रही थी कि बोझ हल्का हो गया है। लेकिन गांव में बातें शुरू हो गईं। कुछ लोग कहते, शर्मा जी के घर में नया आदमी आ गया है।
कुछ कहते, प्रिया ने तो अच्छा इंतज़ाम कर लिया। लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं की। हम जानते थे कि हमारे घर में जो है वो सिर्फ प्यार और सहारा है। एक दिन रिया स्कूल से लौटी और बोली, दीदी आज टीचर ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन रहता है। मैंने कहा, मेरा दूसरा पापा। हम सब हंस पड़े। पिताजी ने श्रीकांत जी की तरफ देखकर कहा, सुन लिया, अब तू मेरा बेटा भी बन गया। श्रीकांत जी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जो रिश्ता दिल से जुड़ जाए वो नाम की मोहताज नहीं होता। धीरे धीरे महीने बीत गए। श्रीकांत जी ने गांव के स्कूल में भी कुछ मदद शुरू कर दी। वे बच्चों को फ्री में कंप्यूटर सिखाते। पिताजी फिर से स्कूल जाते और बच्चों को नैतिक कहानियाँ सुनाते। मैं स्कूल में और ज़्यादा उत्साह से पढ़ाने लगी। घर में हंसी की गूंज लौट आई थी। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा कुछ न कुछ परीक्षा आती है। एक दिन अचानक श्रीकांत जी को तेज़ बुखार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि निमोनिया है और उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। पिताजी घबरा गए। मैंने तुरंत इंतज़ाम किया। रिया को पड़ोस में छोड़कर हम तीनों अस्पताल गए। 3 दिन तक श्रीकांत जी अस्पताल में रहे। मैं दिन रात उनके पास बैठी रही। पिताजी भी हर रोज़ आते। डॉक्टर ने कहा कि अगर समय पर इलाज न होता तो खतरा हो सकता था। तीसरे दिन जब श्रीकांत जी की हालत सुधरी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, प्रिया बेटी, तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा कितना शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। मैंने कहा, अंकल, आपने हमें परिवार दिया, अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। जब वे अस्पताल से लौटे तो घर में एक नई खुशी थी। पिताजी ने खुद कहा, अब हम 3 नहीं 4 हैं। समय बीतता गया। रिया की बोर्ड की परीक्षा आई और वह अच्छे नंबरों से पास हुई। श्रीकांत जी ने उसे शहर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। पिताजी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। वे अब रोज़ सुबह सबको प्रार्थना कराते और कहते, भगवान ने हमें एक नया परिवार दिया है। मैं भी अब थकान महसूस नहीं करती, क्योंकि अब बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ता। हम चारों साथ मिलकर सब कुछ संभालते हैं। शाम को आंगन में बैठकर चाय पीते, पुरानी कहानियाँ सुनते और हंसते। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर उस दिन मैंने पिताजी को सेंटर न ले जाया होता तो शायद आज ये खुशी न होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सीखा, परिवार सिर्फ खून का नहीं होता। परिवार वो होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो, जो बिना कुछ मांगे मदद करे, जो दिल से जुड़ जाए। आज गांव वाले भी हमारी तारीफ करते हैं। वे कहते हैं, शर्मा जी के घर में सचमुच खुशियां लौट आई हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी अकेलापन महसूस करें या अपने किसी प्रियजन को उदास देखें तो याद रखिए, छोटी छोटी कोशिशें, एक सच्चा साथ और खुला दिल जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। कभी कभी दूसरों की मदद करना खुद को नई जिंदगी दे देता है। अगर मेरी यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई साथी आया है या नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरी मेहनत को और आगे बढ़ाएगी।